आज हम पढ़ेंगे वैदिक धर्म की धाराएं, भागवत धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म। भागवत संप्रदाय और वैष्णव धर्म। पृष्ठभूमि: 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे। इनमें से प्रमुख भागवत व शिव भागवत संप्रदाय हैं, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता गया। इनके अनुसार भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ, बलि व पूजा द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले भागवत कहलाए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है सिर्फ भक्ति द्वारा, यज्ञ, बलि और पूजा द्वारा नहीं। तो वो लोग क्या कहलाए? भागवत। और इनका मुख्य केंद्र कहाँ था? मथुरा। इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। तो इनके प्रवर्तक कौन थे? वासुदेव ये यादवों की विष्णु शाखा सात्वक के प्रमुख थे। तो वासुदेव जो थे उस भागवत धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और वो विष्णु शाखा सात्वक के प्रधान भी थे। वासुदेव के बाद में वासुदेव ने जो कृष्ण माने जाते थे उन्हें इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। बाद में वासुदेव ने जो कृष्ण माने जाते थे जिन्होंने इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो लोकप्रिय किसने बनाया? कृष्ण। उन्होंने इस धर्म को लोकप्रिय, संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भगवत गीता में संग्रहित है। गीता में कृष्ण को विष्णु के अवतार, निष्काम कर्म, कर्म योग, भक्ति योग प्रतिपादित करते हुए दिखाया गया है। तो इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता में संग्रहित है। गीता में कृष्ण को विष्णु के अवतार, निष्काम कर्म और कर्म योग भक्ति योग प्रतिपादित करते हुए दिखाया गया है। वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अमरकोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित हैं। वैष्णव धर्म एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवादी संकल्पना है। अमरकोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार ही सर्वाधिक प्रचलित हैं। आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। भागवत संप्रदाय जो था वो वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। वैष्णव धर्म में 10 अवतार। वैष्णव धर्म में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया है। मत्स्य पुराण में बताए गए 10 अवतार हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का होना विशेष है। कलयुग के अंतिम चरण में विष्णु श्वेत अश्व पर खड्ग हाथ में लिए अवतार लेंगे। वैष्णव धर्म से संबंधित भक्ति आंदोलन। कालांतर में वैष्णव धर्म से संबंधित आंदोलनों की विभिन्न शाखाएं उभरती हैं। इनकी शुरुआत अलवार संतों से होती है। तत्पश्चात विभिन्न आचार्यों द्वारा अपने दर्शन से नए मत संप्रदायों को जन्म दिया जाता है, जैसे आचार्य रामानुजाचार्य 12वीं सदी, विशिष्टाद्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय, निम्बकाचार्य 13वीं शताब्दी, द्वैताद्वैतवाद सनक संप्रदाय, मध्वाचार्य 13वीं सदी, द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय, बल्लभाचार्य 13वीं सदी, शुद्ध द्वैतवाद रुद्र संप्रदाय। अब है शैव धर्म। पृष्ठभूमि देखते हैं। भारत के धार्मिक संप्रदायों में शैव मत प्रमुख है। भारत के धार्मिक संप्रदायों में कौन सा धर्म प्रमुख है? शैव धर्म। वैष्णव, शाक्त आदि संप्रदायों के अनुयायियों से इसके मानने वालों की संख्या अधिक है। जो वैष्णव, शाक्त आदि संप्रदायों के अनुयायियों से जो शिव धर्म को मानते हैं, शैव धर्म को मानते हैं, शैव मत को, वो अधिक हैं। शिव त्रिमूर्ति में से तीसरे हैं जिनका विशिष्ट कार्य संहार करना है। शैव वह धार्मिक संप्रदाय है जो शिव को ही ईश्वर मानकर आराधना करता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है शुभ, कल्याण, मंगल, श्रेयस्कर आदि। यद्यपि शिव का कार्य संहार करना है। भारत का प्राचीनतम धर्म है
इसकी प्राचीनता सिंधु घाटी सभ्यता तक मानी जाती है, क्योंकि मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध किया है। शैव मत का मूल रूप ऋग्वेद में रुद्र की कल्पना में मिलता है। रुद्र के भयंकर रूप की अभिव्यक्ति वर्षा के पूर्व झंझावात के रूप में होती है। रुद्र का ही दूसरा सौम्य रूप शिव जनमानस में स्थिर हो गया। शैव मत का मूल भू रूप ऋग्वेद में रुद्र की कल्पना में मिलता है। रुद्र के भयंकर रूप की अभिव्यक्ति वर्षा के पूर्व झंझावत के रूप में होती है। रुद्र का ही दूसरा सौम्य रूप क्या कहलाए? शिव जनमानस में स्थिर हो गया। शिव के पशुपति रूप का संकेत सबसे पहले अथर्वशीरस उपनिषद में पाया जाता है। अथर्वशीरस उपनिषद में पाया जाता है, जिसमें पशु, पास, पशुपति आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद व श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव का नाम महादेव मिलता है। अथर्ववेद और श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव का नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति प्रथम सदी ईस्वी में मद्रास के निकट रेनीगुंटा में प्रसिद्ध गुड्डीमल्लम लिंग में प्राप्त हुई है। मत्स्य पुराण में लिंग की पूजा प्राचीनतम उल्लेख है। शैव मत या संप्रदाय। पशुपत यह प्रथम संप्रदाय है। इसके संस्थापक आचार्य लकुलिश थे। यह प्रथम संप्रदाय है और इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश। इन्होंने लकुलधारी शिव की उपासना का प्रचार किया, जिसमें शैव का रुद्र रूप दर्शाया गया है। कापालिकों ने भी अपना सांप्रदायिक संगठन किया। इनके सांप्रदायिक चिन्ह, इनकी 6 मुद्राएं थीं, जो इस प्रकार हैं: कंठहार, आभूषण, कर्णाभूषण, चूड़ामणि, भस्म, यागोपवीत, कालमुख। इसके संस्थापक भैरव और केंद्र श्रीशैल हैं। इनके संस्थापक भैरव और केंद्र श्रीशैल हैं। कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत धर्म कहा गया है। इनका आचरण शिव के घोर रूप के अनुसार अतिवादी और विभत्स कार्यों से जुड़ता था, जैसे कपाल पात्र में भोजन, सब भस्म शरीर पर लगाना, भस्म भक्षण, यष्टि धारण, मदिरापान इत्यादि। वीरशैव। इसके संस्थापक कलचुरी के राजा बल्लाल वशव हैं। इसके संस्थापक कौन है? कलचुरी राजा बल्लाल वशव। 11वीं शताब्दी के इस संप्रदाय को वीरशैव के अलावा लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं, जिसका दार्शनिक आधार विशिष्ट अद्वैतवाद था। कश्मीर शैववाद। यह वासुदेव द्वारा स्थापित शैव संप्रदाय का उदारवादी रूप है। यह वासुदेव द्वारा स्थापित शैव संप्रदाय का उदारवादी रूप है। नाग संप्रदाय मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित मत है, जिसका प्रसार बाबा गोरखनाथ के काल में हुआ। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित और जो नाग संप्रदाय है, उसका जो प्रसार हुआ कब हुआ? बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। शिव सिद्धांत। इसे श्रीमानाचार्य ने स्थापित किया। ये 18 आलाम को मानते हैं। शैव मत को संरक्षण। दक्षिण भारत में शैव धर्म को संरक्षण पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, नवीन चोल शासकों द्वारा दिया गया। पल्लव काल में शैव मत का दार्शनिक पक्ष उभरा, जिसका प्रसार नयनार संतों ने किया। इसकी संख्या 63 बताई गई है। सुंदरमूर्ति, अपार, दृष्टांत इत्यादि प्रमुख हैं। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था। गुजरात के चालुक्य शासकों भीम प्रथम ने शिव का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चालुक्य शासक भीम प्रथम ने शिव का प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो चालुक्य गुजरात में जो सोमनाथ है, वहाँ चालुक्य शासक भीम प्रथम ने कौन सा मंदिर निर्माण करवाया था? सोमनाथ मंदिर। और जो कृष्ण प्रथम है, राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम, उसने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिर का,
और गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल शासकों ने तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो शैव मत से संबंधित है। उत्तर भारत में शैव मत का प्रसार सिंधु घाटी सभ्यता के कुषाणों गुप्त राजपूत काल तक दिखता है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शैव का प्रारंभिक रूप सिद्ध किया है। कुषाण शासकों की मुद्राओं में भी शैव नंदी का अंकन मिलता है। समुद्रगुप्त के समय प्रयाग परिस्थिति में शिव की जटा से गंगा निकलने का उल्लेख मिलता है। राजपूत काल में चंदेलों खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। चंदेलों ने खजुराहो में राजपूत काल में चंदेलों ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। तो भीम प्रथम ने क्या करवाया? सोमनाथ मंदिर गुजरात का, तंजौर में राजराजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोल वंश शासकों ने। कृष्ण प्रथम ने कौन सा एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया? अब है शाक्त धर्म। पृष्ठभूमि: हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों भागवत, शैव, शाक्त में से एक है। इस धर्म में सर्वशक्तिमान को पुरुष न मानकर देवी माना गया है। शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वाला शाक्त धर्म कहलाता है। तो इसमें क्या रहता है? शाक्त धर्म में इसमें सर्वशक्तिमान पुरुष को न मानकर देवी को माना गया है। शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वाला शाक्त धर्म कहलाता है। इसका उद्देश्य देखते हैं। शाक्त धर्म का उद्देश्य मोक्ष है। शाक्त का अर्थ हम यह भी लगा सकते हैं कि शक्ति का संचय करो। शक्ति ही जीवन है। नाथ तथा शाश्वत संप्रदाय के साधक शक्तिमान बनने के लिए तरह तरह के योग तथा साधना करते हैं। शाक्त धर्म का मानना है कि शक्ति नहीं तो सिद्धि, बुद्धि तथा समृद्धि का कोई अर्थ नहीं है। शाक्त धर्म का मानना है कि शक्ति नहीं तो सिद्धि, बुद्धि, समृद्धि का कोई अर्थ नहीं है। इतिहास: शाक्त धर्म का इतिहास भी भारतीय सभ्यता के विकास जितना पुराना है, जिसके प्रमाण है शक्ति की उपासना का प्रारंभिक रूप सिंधु काल में मातृदेवी की पूजा में दिखाई देता है। मातृदेवी की उपासना का सूत्र ऋग्वैदिक काल में भी खोजा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। इस आदि शक्ति या देवी की पूजा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में भी प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार शक्ति की उपासना में मुख्यतः काली तथा दुर्गा की उपासना तक सीमित है। वैदिक साहित्य में उमा, पार्वती, अंबिका, हेमवती, रुद्राणी, भवानी जैसे नाम मिलते हैं। संरक्षण: विभिन्न शासकों द्वारा शाक्त धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। जैसे शाक्त धर्म को संरक्षण देने और उसका विकास करने में गुप्त शासकों की भूमिका सर्वोपरि थी। इसी क्रम में 64 योगिनी का मंदिर जबलपुर शाक्त धर्म के विकास तथा प्रगति में भी काफ़ी हद तक सहायक है। शाक्त धर्म का मंदिर 64 योगिनी का मंदिर जबलपुर। प्रतिहार: महेंद्रपाल के लेखकों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, काचन देवी, अम्बा नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट अमोधवर्ष ने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। शाक्त धर्म का शैव धर्म से जुड़ाव: शाक्त धर्म का शैव मत से प्रभावित जुड़ाव दिखता है। जैसे ऐतिहासिक काल में शिव की पत्नी उमा पार्वती के जगत जननी कहा गया है। शक्ति के रूप में विकसित होकर पार्वती कपिलावरना, काली और सिंहवासिनी देवी के प्रचंड रूप की पूजा कपालिक और कालामुख जैसे घोरपंथी संप्रदाय के लोग करते हैं। ये हुआ भारत में भागवत वैदिक धर्म, भागवत, शैव और शाक्त संप्रदाय धर्म। अब इसके बाद है महाजनपद काल एवं मगध का उत्कर्ष। महाजनपद काल एवं मगध का उत्कर्ष। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व। महाजनपदों से तात्पर्य है, जनपद शब्द से तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ लोगों का निवास होता है। जनपद से आशय है जहाँ लोगों का निवास होता है। आर्यों के प्रारंभिक कबीले जन कहलाए। आर्यों के जो प्रारंभिक कबीले थे वो क्या कहलाए? जन।
तत्पश्चात आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण के जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। और उसके पश्चात क्या हुआ, आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार और बड़ा हुआ और वे महाजनपद कहलाए। महाजनपदों ने अब ईसा पूर्वी 6ठी सदी में राज्य विस्तार किया। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। महाजनपदों के उदय के कारण 6ठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण नगरीकरण और व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला। लोहे के हथियार के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। इन परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणामतः उत्तर वैदिक काल में जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है, जिनकी संख्या 16 बताई गई है। महाजनपद में पहला है मगध, राजधानी इसकी राजगृह। दक्षिणी बिहार में पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में वर्तमान उज्जैन नगर। वज्जी वैशाली या मिथिली बिहार के दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र से संबंधित। कौशल श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से संबंधित। काशी में वाराणसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्तमान बनारस का क्षेत्र। अंग चंपा बिहार के भागलपुर के आसपास का क्षेत्र। मल कुशीनारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के आसपास का क्षेत्र। चेदी सोथिवती सुक्तिमती बुंदेलखंड का क्षेत्र, बांदा जिले के आसपास। वत्स कौसंबी प्रयागराज या इलाहाबाद से संबंधित। कुरु हस्तिनापुर हरियाणा के हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जिलों से संबंधित। मत्स्य विराटनगर राजस्थान के जयपुर के आसपास का क्षेत्र। पांचाल अहिच्छत्र काम्पिल्य उत्तर प्रदेश के बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र। गांधार तक्षशिला पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। कंबोज राजपुरा कश्मीर से हिंदू कुश तथा विस्तृत सुदूर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अस्मक का पोतन उत्तरी प्रायद्वीप के गोदावरी घाटी में स्थित क्षेत्र। 16 महाजनपद के ये लोकेशंस हैं। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला पाटलिपुत्र या मगध जो है, कंबोज यहाँ है, तक्षशिला एरिया कंबोज, कुरुक्षेत्र मत्स्य इधर चेदीवंश अस्मक ये मगध था। ये पांचाल हस्तिनापुर और अलग अलग सभी जगह फैले हुए थे। इतने ही इलाके में 16 महाजनपद थे। ठीक, आगे है महाजनपदों से संबंधित विशेष तथ्य। 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्र 2 गणतंत्र थे। 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र राज्य थे। वज्जी वैशाली और मल्ल महाजनपद गणतंत्र व्यवस्था थी। वज्जी वैशाली और मल्ल में गणतंत्रीय व्यवस्था थी। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। तो ये वैशाली का लिच्छवी राज्य जो था लिच्छवी, वो विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। अधिकांश महाजनपद विंध्य पर्वत से उत्तर में अवस्थित थे, जिनका विस्तार अफगानिस्तान से बिहार तक था। लेकिन 16 महाजनपदों में
अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अस्मक ही है जो दक्षिण में स्थित है। बाकी महाजनपद जो थे विंध्य पर्वत के उत्तर में अवस्थित थे, जिनका विस्तार अफगानिस्तान से बिहार तक था। ठीक है। शक्तिशाली राजतंत्रों ने कौशल, काशी, अंग, वत्स और अवंती इत्यादि माने जाते थे। कालांतर में मगध द्वारा एक एक कर इन राजतंत्रों पर नियंत्रण कर मगध साम्राज्य की स्थापना की। कुछ प्रमुख महाजनपदों का विवरण। वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी वैशाली थी। यह 8 जनों का संघ था, जिनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। विदेह और ग्रातिक 2 अन्य जन प्रमुख थे। इसे प्राचीनतम गणराज्य के रूप में जाना जाता है। अब है मल। इस महाजनपद का जुड़ाव बुद्ध महावीर दोनों से दिखता है। इसकी राजधानी कुशीनारा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, जबकि पावापुरी महावीर स्वामी के निर्माण स्थल के रूप में है। वत्स, इस महाजनपद का संघर्ष अवंती से हुआ। वत्स के शासक उड्डयन को अवंती के शासक चंड प्रदोत की पुत्री वासवदत्ता से प्रेम हुआ, जिसका अपहरण कर उदयन उसे वत्स राजधानी कौसंबी लाया और विवाह किया। इस प्रेम प्रसंग का उल्लेख कवि भास ने अपनी रचना स्वप्नवासवदत्ता में किया। अवंती, इसका संस्थापक अच्युत गुनी और महत्वपूर्ण राजा चंड प्रदोत हुआ। चंड प्रदोत को पांडु रोग पीलिया होने पर बिंदुसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इलाज हेतु भेजा था। अवंती की 2 राजधानियां थीं, उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिण राजधानी महेशमती। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जहां बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जहां बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसका दूसरा प्रमुख नगर अयोध्या था, जिसका संबंध रामायण से जोड़ा जाता है। प्रमुख शासक प्रसन्नजीत, जो बुद्ध का समकालीन था। गांधार, इसका अर्थ होता है सुगंध। गंधार देश की राजकुमारी थी। पुराणों मत्स्य और वायु पुराण में गंधार नरेशों को द्रुहु का वंशज बताया गया है। द्रुहु ययाति के 5 पुत्रों में से एक था। ययाति के 5 पुत्र थे, प्रमुख 5 पुत्र थे: पुरु, यदु, तुर्शव, तुश्वस, अनु और द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनद कहा गया है। पुरुषपुर, आधुनिक पेशावर तथा तक्षशिला इनकी राजधानी थी। इनका अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक रहा। कंबोज, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कंबोज जनपद सम्राट अशोक महान का सीमावर्ती प्रांत था। कंबोज देश का विस्तार कश्मीर से हिंदू कुश तक था। इसके 2 प्रमुख नगर थे, राजपुर और नंदीपुर। आधुनिक मान्यता के अनुसार कश्मीर के राजौरी और तजाकिस्तान तक का हिस्सा कंबोज में था। कुरु, महाभारत काल के पूर्व दक्षिण में कुरुओं का राज्य हिंदू कुश के आगे से कश्मीर तक था। बाद में पांचाल पर आक्रमण करके उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तारित किया। महाभारत काल में कुरुओं का क्षेत्र था। मेरठ और थानेश्वर के आसपास था क्षेत्र और राजधानी पहले हस्तिनापुर और बाद में इंद्रप्रस्थ हुई। पांचाल, इसके नाम का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता में कंपिला रूप में मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांचाल राजकुमारी होने के कारण पांचाली भी कहा जाता है। पांचालों और कुरु जनपदों में परस्पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। चेदी, इसका संबंध महाभारत काल से है, जिसके शासक शिशुपाल का वध कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। सूरसेन, यहाँ यदुवंशियों का शासन था। इसकी राजधानी मथुरा और प्रमुख शासक कृष्ण को माना जाता है। मेगस्थनीज की इंडिका में भी इसका उल्लेख है। काशी, वाराणसी का दूसरा नाम काशी, प्राचीन काल में एक जनपद के रूप में प्रख्यात था और वाराणसी उसकी राजधानी थी। हरिवंश पुराण में उल्लेख आया है कि काशी को बसाने वाले पुरुरवा के
के वंशज राजा कास थे, जिसके वंशज काशी कहलाए और इस जनपद का नाम काशी पड़ा। अशोक 16 जनपदों में से एक महाजनपद जो दक्षिण भारत में अवस्थित था। गोदावरी तट पर स्थित जनपद की राजधानी पोतन या पोतना थी। अब है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पृष्ठभूमि। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बुद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार में के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह और फिर पाटलिपुत्र बनी। 16 महाजनपदों में मगध, कुशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। धीरे धीरे मगध ने अपना अन्य 3 महाजनपदों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ, जिससे राज्य निर्माण प्रक्रिया को बल मिला तथा राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का विकास हुआ। मगध पर क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, छंद, नंद एवं मौर्य वंश ने शासन किया। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदर्थ तथा जरासंध मगध के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शासक हुए। अतः मगध साम्राज्य के प्रारंभिक वंश के संदर्भ में विवाद है कि बृहदत्त वंश या हर्यक वंश इसे प्रासंगिक माना जाए। अंततः इतिहासकार बृहदत्त वंश को ऐतिहासिक स्रोतों से पुष्टि नहीं कर पाए, अतः हर्यक वंश प्रारंभिक राजवंश माना गया। तो सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। मगध साम्राज्य के उदय एवं उत्कर्ष के कारण। भौगोलिक अवस्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति इसके प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। यह पर्वतों और नदियों से घिरा मैदानी क्षेत्र था, जहाँ शत्रुओं का पहुंचना कठिन था। इसकी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जबकि पाटलिपुत्र अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण विस्तार की संभावनाओं को जगाती थी। लोहे की उपलब्धता। मगध साम्राज्य में लोहा बहुतायत और सरलता से मिलता था। मगध की शक्ति का यह महत्वपूर्ण स्रोत था। लोहे का औजार बनाकर जंगल साफ करके खेती के लिए भूमि निकाली जाती थी, जिसके कारण उपज में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई। लोहा से अन्य शस्त्र बनाकर युद्ध में शक्तिशाली प्रदर्शन संभव हो सका। दूसरा कारण है उपजाऊ मैदान। मगध साम्राज्य की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी, अतः आर्थिक दृष्टि से मगध संपन्न राज्य था। गंगा नदी के कारण भी मगध के व्यापारिक सुविधाएं और आर्थिक दृष्टि से मगध में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। नगरीकरण और व्यापार वाणिज्य। मगध के शासकों ने धातुओं के बने सिक्के व नगरों के उत्थान का लाभ उठाया। पूर्वोत्तर भारत में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। वाणिज्य में वृद्धि के कारण शासक बिक्री किए जाने वाली वस्तु पर चुंगी कर इंपोर्ट टैक्स लगा सकते थे। इस प्रकार इनके आय में वृद्धि हुई एवं सेना के खर्च के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हुआ। सेना में हाथियों का प्रयोग। सैनिक संगठन के मामले में भी मगध को विशेष सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्य घोड़े व रथ के प्रयोग से भलीभांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने विरोधियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। देश के पूर्वांचल से मगध शासकों को हाथी प्राप्त होता था। धार्मिक स्थिति। धार्मिक दृष्टि से भी मगध बहुत महत्वपूर्ण बन गया। जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों इसी क्षेत्र में विकसित हुए। मगध साम्राज्य ने सफलतापूर्वक धार्मिक विचार शासकों का उदार दृष्टिकोण विस्तार में सहायक रहा। राजनीतिक स्थिति। सिकंदर के आक्रमण ने भारत में राजनीतिक एकता का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर ने सभी छोटे और झगड़ालू राज्यों को जीत लिया और इस क्षेत्र में मौर्यों का विस्तार आसान हो गया। कुशल शासक। मगध के सभी शासक योग्य थे। इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद जैसे कई साहसी व महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुआ। इन्होंने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे मजबूती भी प्रदान की। ये हुआ मगध साम्राज्य को उत्कर्ष का पृष्ठभूमि। इसके बाद
उसके विभिन्न वंशों को देखेंगे हम लोग। तो इसके वंश भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत कम है, आज हो जाएगा। मगध के प्रमुख शासकों राजवंशों का विवरण। बृहद्रथ वंश महाभारत काल। इस राजवंश को मगध का प्रारंभिक राजवंश माना जाता है। एक सेकेंड। बृहद्रथ वंश महाभारत काल। इस वंश को मगध का प्रारंभिक राजवंश माना जाता है। हालांकि इसकी ऐतिहासिक स्रोतों से पुष्टि नहीं होती। जरासंध बृहद्रथ वंश का सर्वप्रमुख शासक था। रिपुंजय बृहद्वंश वंश का अगला शासक था। इसके मंत्री पुलिक ने इसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को मगध का राजा बनाया। इसके पश्चात इस राजवंश का इतिहास अंधकारमय है। अतः भारत के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत इतिहासकार इस वंश से न बताकर हर्यक वंश से बताते हैं। अब है हर्यक वंश, मगध का पहला राजवंश। हर्यक वंश 844 से 512 ईसा पूर्व। संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। राजधानी गिरिव्रज राजगृह। प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। इसमें विशेष क्या है? भारत के राजनीतिक इतिहास का पहला स्वीकार्य राजवंश जिससे मगध उत्कर्ष की शुरुआत होती है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश, पिता की हत्या करने वाला वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार 544 से 492। उपनाम श्रेणिक। जैन साहित्य के अनुसार क्या? श्रेणिक। साम्राज्य विस्तार। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीतियों का पालन किया। पहला वैवाहिक नीति, कूटनीतिक नीति, तीसरा युद्ध नीति। पहला है वैवाहिक नीति। इस नीति के अंतर्गत बिंबिसार ने कुछ शक्तिशाली राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उन्होंने 3 विवाह किया। इनकी पहली पत्नी महाकौशला, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, इस विवाह से उन्हें काशी या बनारस दहेज प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी। इनकी दूसरी पत्नी वैशाली के लक्ष्मीगढ़ राज्य के चेतक की पुत्री चेलना थी। उनसे अजातशत्रु का जन्म हुआ। इनकी तीसरी पत्नी मध्य देश पंजाब क्षेत्र की राजकुमारी क्षेमा थी। इनकी 3 पत्नियां महाकौशला, चेलना, चेतक की बहन चेलना और चेलना का पुत्र अजातशत्रु और एक पत्नी क्षेमा। कूटनीतिक नीति। आरंभिक स्थिति में नगद व अवंती के संबंध में अच्छे नहीं थे। कूटनीतिक नीति। आरंभिक स्थिति में मगध व अवंती के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। इस समय अवंती का राजा चंडप्रघोत था। चंडप्रघोत जब पांडुरोग पीलिया से ग्रसित था तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, जिससे दोनों में के संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए। युद्ध नीति। अपनी युद्ध नीति के तहत उन्होंने अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया तथा इस महाजनपद को अपने साम्राज्य में विलय किया और अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। विशेष, उन्होंने राजगृह नामक एक नए नगर की स्थापना कर उसे राजधानी बनाया। बिंबिसार गौतम बुद्ध व महावीर के समकालीन थे और दोनों धर्म को पोषित किया। इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। उपनाम कुड़िक, पितृहंता। कुड़िक या पितृहंता। इनके पिताजी का नाम था श्रेणिक, अजातशत्रु श्रेणिक, इनका नाम कुड़िक।
राजधानी इनकी भी राजगृह थी। विवाह वाजिरा कौशल नरेश प्रजेर सेन प्रजीजीत की पुत्री कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री से इनका विवाह हुआ। साम्राज्य विस्तार। अजातशत्रु ने भी अपने पिता की तरह एक साम्राज्यवादी शासक था। अपने विवाह, कूटनीतिक और युद्ध नीति दोनों के प्रयोग से साम्राज्य का विस्तार किया। प्रसेनजीत ने बिंबिसार को महाकोसला से विवाह के समय काशी दहेज में दिया था। बिंबिसार की हत्या से वह अजातशत्रु का विरोधी हो गया और काशी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। अंततः दोनों में संधि हुई, जिससे प्रसेनजीत ने न केवल काशी पर दावेदारी छोड़ी बल्कि पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से भी किया। अजातशत्रु का वज्जीसंघ के साथ भी युद्ध हुआ। उसने अपने कूटनीतिक मंत्री सुनीति और पक्षपार की सहायता से लिच्छवी में फूट डालकर वज्जीसंघ से अलग करने में सफल रहा। लिच्छवी के अलग होते ही अजातशत्रु ने वज्जी पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में उसने 2 नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया, रथ मुसल और महाशिराकंटक। विशेष, इनके शासनकाल में लगभग 8वें वर्ष में बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। उन्होंने महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके शासनकाल 483 ईसा पूर्व में राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आरंभ किया गया था। शक्ति संपन्न राज्य के रूप में मगध का उत्कर्ष अजातशत्रु के काल में से माना जाता है। पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर खुद मगध का शासक बन गया। उदयन 461 से 445 ईसा पूर्व। उपनाम उदयभद्र, राजधानी पाटलिपुत्र, कुसुमपुरा। पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। धर्म जैन धर्मावलंबी थे। विशेष, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र बसाकर उसे मगध की राजधानी बनाया। उदयन के पश्चात किसी बड़े शासक की राजधानी हर्यक वंश में प्राप्त नहीं होती। नागदशक 445 से 412 ईसा पूर्व। इस वंश का अंतिम शासक था। 412 ईसा पूर्व में नागदशक को जनता ने शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344 ईस्वी तक। संस्थापक जो था वो शिशुनाग था। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व राजधानी वैशाली पाटलिपुत्र से हस्तांतरित कर साम्राज्य विस्तार। अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। विशेष, यह अवंती पर नियंत्रण करने वाला पहला मगध शासक था। इसके काल में मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल से मालवा क्षेत्र तक दिखाई देता है। कालाशोक, उपनाम काक वर्ण, राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली से पुनः हस्तांतरित। विशेष, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। सबसे पहला जो बौद्ध संगति था वो किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? 883 ईस्वी में अजातशत्रु के काल में हुआ था बौद्ध संगति। और द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो किसके काल में हुआ है? कालाशोक के काल में 383 ईसा पूर्व में हुआ था और ये 483 ईसा पूर्व। ठीक। अब है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व। संस्थापक महापद्मानंद, राजधानी पाटलिपुत्र। विशेष, मगध साम्राज्य का सबसे छोटे कार्यकाल वाला राज्यवंश है। बुद्ध साहित्य महावंश के अनुसार नंद वंश के 22 वर्षों में 9 नंद राजाओं ने क्रमिक रूप से शासन किया। महापद्मानंद 344 से
329 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार इसे मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। इसमें महापद्मानंद को सर्वोच्च क्षत्रियों का नाश करने वाला और भार्गव परशुराम का अवतार माना गया है। महापद्मानंद ने पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की परिकल्पना की। इसे एक राट और एक छत्र की उपाधि दी गई। तत्कालीन समय तक इसे संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया। कलिंग नरेश, खारवेल और हाथी गुफा अभिलेख में बताया गया है कि इसने कलिंग विजय की और वहां एक नहर खुदवाई थी। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। इनके 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद 329 से 321 ईसा पूर्व नंद वंश का अंतिम सम्राट था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसी के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। घनानंद एक शक्तिशाली किंतु अलोकप्रिय शासक था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। घनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य का अपमान किया गया। 323 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के बीच मगध साम्राज्य में गृह युद्ध की स्थिति होती है। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इसकी हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। प्रारंभिक विदेशी आक्रमण। ईरानी आक्रमण। प्रथम आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं द्वारा। असफल आक्रमण हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वारा 558 से 530 ईसा पूर्व में। सफल आक्रमण दारा डेरियस प्रथम द्वारा दायर वहु 522 से 480 ईसा पूर्व में प्रथम सफल आक्रमण। दारा प्रथम ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया, जिसका उल्लेख दारा प्रथम के 3 अभिलेखों बेहिस्तून, पार्सिपोलिस एवं नक्श-ए-रुस्तम में वर्णित है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दारा प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी। अशोक ने दारा प्रथम से ही प्रभावित होकर अभिलेख जारी किया था। दारा तृतीय। डेरिस तृतीय सिकंदर द्वारा 331 ईसा पूर्व में ओरवेला के युद्ध में दारा तृतीय को पराजित कर दिए जाने पर भारत से ईरानी अधिकार समाप्त हो गया। यूनानी सिकंदर आक्रमण। पृष्ठभूमि। सिकंदर एक महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत विश्व विजय का स्वप्न देखा था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत अपने छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिसमें से कुछ गणतंत्रात्मक था तथा कुछ राजतंत्रात्मक था। अभियान। भारत विजय अभियान के अंतर्गत सिकंदर अफगानिस्तान जीतने के पश्चात काबुल होते हुए उसने हिंदुकुश पर्वत को पार किया। इस समय तक्षशिला का शासक अंभी था। अंभी के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल सिकंदर को मिला तथा सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण किया और अंभी ने वचन दिया कि वह भारतीय राज क्षेत्र में आक्रमण करने में सिकंदर की सहायता करेगा। भारत की भूमि पर सिकंदर का प्रथम विरोध पोरस ने किया था। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी किनारे हाइडेस्पिच का युद्ध वितस्ता का युद्ध लड़ा, परंतु पोरस हार गया। किंतु पोरस की बहादुरी सिकंदर अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। सिकंदर महान ने भारत में 19 महीनों तक समय व्यतीत किया। सिकंदर के साथ 3 यूनानी लेखक भारत आए थे। उनमें निरियाकस, एरिस्टोबुटक, अन्नेसिक्रिस्टस। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस घटना के पश्चात 326 ईसा पूर्व में सिकंदर अपने विजय अभियान को रोककर अपने भारतीय विजित प्रांतों में के प्रशासन के लिए फिलिप को उत्तराधिकारी नियुक्त कर वापस चला गया। यूनानी। भारत ने यूनानियों से छत्रक प्रणाली व मुद्रा बनाने की कला सीखा। आक्रमण। भारत में गांधार कला शैली का विकास यूनानी कला का प्रभाव है। प्रभाव।
सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत का पश्चिमी देशों से स्थलीय व जलीय संबंध स्थापित हो सका। सिकंदर ने मकदूनियाई शासक फिलिप प्रथम का पुत्र था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। संबंधित तथ्य: सिकंदर खैबर दर्रे से होते हुए भारत आया था। निरियाकश सिकंदर का जल सेनापति भी था। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, निकैया, विजयनगर, बुकाफिला। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 23 वर्ष की अवस्था में सिकंदर का निधन हो गया। संभवतः सिकंदर इतिहास का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसका जन्म, मृत्यु तथा अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ। ठीक, ये था हमारा प्रारंभिक शाक्त धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। उसके बाद हम लोग देखें मगध के राजवंशीय शासकों का विवरण। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य।